बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। पाकिस्तान की सियासी और आइनी तारीख में एक संग मील फैसला। सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी आइनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों के हसास तरीन मुकदमे में 7 के मुकाबले में 3 के फैसला कुन अक्सरियत से गुज़श्ता साल 12 जुलाई को अपना फैसला कलअदम करार देते हुए पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल कर दिया है। इसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी इत्तेहादी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल खवातीन और अक़लियतों की 80 मखसूस नशिस्तों से मुकम्मल तौर पर नाअहल करार पा गई हैं। यह फैसला न सिर्फ पार्लिमानी ताकत के तवाज़ुन को यकसर बदल देगा, बल्कि इत्तेहादी हुकूमत की आइनी हैसियत, अददी अक्सरियत और कानून साजी की कुव्वत को गैर मामूली तक़वियत देगा। अदालत उज़्मा ने 17 समातों के बाद सुनाए गए इस अहम तरीन फैसले में इलेक्शन कमीशन को हदायत की है कि वो इन नशिस्तों की दोबारा अलॉटमेंट करे। यानी अब तमाम सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातों में तकसीम होंगी। बेंच की सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन ने की, जबकि अक्सरियती फैसला देने वाले जजेस में जस्टिस मुसर्रत हलाली, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हाशिम काकड़ और दीगर शामिल थे। इख्तलाफी नोट देने वाले जजेस ने मामले को मशरूत या महदूद दायरे में इलेक्शन कमीशन को वापस भेजने की राय दी, मगर अक्सरियती फैसला आइनी बरतरी रखता है। यह फैसला न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल पर काली ज़रब है, बल्कि अदालत उज़्मा के अंदरूनी आइनी फ़हम, रियासती अदारों की हदूद और पार्लिमानी निज़ाम की बुनियाद पर एक गहरा असर डालने वाला अदालती संग मील भी है। अब ये बात गैर मुबहम हो चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की बाजी से बाहर हो चुकी है और अब इसकी पार्लिमानी हैसियत सिर्फ बराह रास्त मुंतखब नशिस्तों तक महदूद रहेगी। इस फैसले के बाद वफाकी हुकूमत को 2/3 अक्सरियत हासिल हो चुकी है और वो अपनी मर्जी से कानून साजी कर सकती हैं। आइनी तरमीम हो या अहम सियासी फैसले, हुकूमत अब वाज़ेह अक्सरियत के साथ बाइख्तियार हो चुकी है। अपोजिशन के लिए पार्लिमानी सतह पर मज़ाहमत की गुंजाइश इंतहाई महदूद हो जाएगी, जबकि हुकूमती इत्तेहाद को आइनी और कानूनी तक़वियत हासिल हो गई। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है रऊफ़ हसन साहब ने, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। रऊफ़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। रऊफ़ साहब, क्या सुप्रीम कोर्ट की इस फैसले के बाद मखसूस नशिस्तों से महरूमी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या कोई ऐसा अब लाहे अमल है, कोई ऐसा मौसर कि आप एक मौसर अपोजिशन का किरदार अदा कर सकें? क्योंकि इस फैसले के आने के बाद ऐसा लगता है कि बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर कर दिया गया है। बहुत मेहरबानी मंसूर साहब। देखिए, प्लानिंग आइडियली स्पीकिंग तो वहाँ होती है ना जहाँ कानून हो, जहाँ आइन हो, जहाँ जमहूरियत हो, जमहूरियत के तकाजे, आइन और कानून के तकाजे, इंसानियत, अखलाकियात के तकाजे जो हैं उनको मद्देनजर रख के आप कि रियासत की पॉलिसीज बन रही हो, हुकूमत की पॉलिसीज बन रही हो, तो फिर आप एक आइडियली एक इस पोजीशन में होते हैं कि आप अपने नुक्ता नज़र को आगे बढ़ाने के लिए एक प्लान बना सकते हैं, एक स्ट्रेटजी जो है वो डेवलप कर सकते हैं। लेकिन मंसूर साहब, जब रियासत का की तमाम मशीनरी जो है, तमाम इदारे जो है, आइनी इदारे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज के ऊपर उनकी तवज्जो मरकूज हो जाए कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म करना है, तो फिर उस वक्त कोई एक सस्टेनेबल पॉलिसी बनाना जो है वो शायद इतना ज्यादा आसान काम नहीं होता। बहरसूरत हम इस चीज का 3 साल से सामना कर रहे हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ ये बढ़ता जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नॉट बेस्ट वे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी है और हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं रहेंगे। हमने बर्दाश्त किया है, हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हम बर्दाश्त करेंगे। और आपके सवाल के डायरेक्ट जवाब के लिए बिल्कुल हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगला हदफ इनका जो होगा वो केपी की हुकूमत होगी। तो हम एक मजबूत स्ट्रैटेजी जो है वो बना रहे हैं और कोशिश करेंगे कि हम इन हालात में भी मुल्क में आइन, कानून और जमहूरियत की हुकूमत के लिए हम अपनी जद्दोजहद जो है वो रमन जद्दोजहद उसको जारी रखें। अच्छा सर, इसमें 2 चीज़ें, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी मैदान से बाहर करने की एक हिकमत अमली इसका कहा जा रहा है, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की एक गैर फितरी पार्लिमानी अक्सरियत देने का मकसद
आईनी तरमीम की राह को हमवार करना और साथ जिस तरह आप फरमा रहे हैं केपी गवर्नमेंट है, इसको आप फिर कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए, मैं कुछ भी हम अब ऐसा 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 महसूस होता है कि हम हर चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी ये कर सकते हैं। आपने इसको गैर फितरी इत्तेहाद कहा है, लेकिन इनकी इत्तेहाद जो है इनकी मजबूरी है, क्योंकि अगर ये हुकूमत में नहीं होंगे तो ये कहीं नहीं होंगे। क्योंकि कल अगर आप इस मुल्क में इस वक्त तो सोचना भी शायद हमारी इमेजिनेशन से बियॉन्ड है कि जी इस मुल्क में अनकरीब आज़ादाना इंतखाबात होंगे, लेकिन आज़ादाना इंतखाबात में जब ये एंटर करेंगे पीपल्स पार्टी या PMLN, तो इनके सियासी जनाजे होंगे, ये खुद नहीं एंटर कर सकते, बिकॉज इनकी कोई रेलेवेंस और कोई लेजिटिमेसी मौजूद नहीं रही। इन्होंने जो पिछले 3 साल में किया है, बिल मिला के जो किया है वो आपके सामने है, वो वहीं बैठा हुआ है। अब एक तो KP की हुकूमत का मैंने आपसे अर्ज कर दिया, जी बिल्कुल, वो हमारी अभी भी मेजॉरिटी खासी सॉलिड है वहाँ, और वहाँ कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि हमें छोड़ के जाएगा, क्योंकि जो लोग हमें छोड़ के गए हैं, खान साहब को छोड़ के गए हैं, उनका हशर आपने खुद अपनी आंखों से देख लिया। हाँ, लेकिन मुल्क में जो जनरल सिचुएशन जो बन चुकी हुई है अब, ये कि आपने मुल्क में कानून के बगैर काम करना है, आइन के बगैर काम करना है, और ये सिचुएशन जो है, ये मुल्क की यूनिटी के लिए ठीक नहीं है, ये मुल्क की अपनी बका के लिए ठीक नहीं है। इससे ममालिक और रियासतें कमजोर होती हैं। सो ज्यादा तवज्जो हमारी इस पर होगी कि किस तरीके से मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी को बहाल किया जा सकता है, किस तरीके से मुल्क में जमहूरियत जो है वो वापस लाई जा सकती है। और इसके साथ साथ बिल्कुल सही आपने कहा है कि हम पार्टी की जो हमारे इंटरेस्ट हैं उनको सेव गार्ड करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इस सिलसिले में जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि बिल्कुल पार्टी के इजलास होंगे और हम एक मजबूत पॉलिसी जो है वो डेवलप करके इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर भी करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ रऊफ साहब, जब हम ये बात कर रहे हैं तो अब अगर हम इस वक्त पार्लियामेंट की हकीकत देखें तो हुकूमती इत्तेहाद का ईवान बन चुकी है, जहां पर अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप लोगों की आवाज़ बिल्कुल दब जाएगी। अब सूरत हाल क्या, ये जो मखसूस नशिस्तों की दोबारा अलॉटमेंट है, यह हुकूमत को तो 2/3 अक्सरियत का मसनूई इख्तियार देने जा रही है, तो इससे आप लोग इसको किस तरह फिर देखेंगे? हाउ विल यू मैनेज दिस पार्ट? बिकॉज अगर 2/3 अक्सरियत आ जाती है तो फिर तो वो जो दिल चाहेगा उनके वो करेंगे, और आप लोग तो बिल्कुल एक माइनॉरिटी के अंदर वहां पर होंगे। देखिए, हम माइनॉरिटी ही थे ना जी, हमारे पास हुकूमत तो नहीं थी ना। KP में हुकूमत है, वहां हम जो काम कर सकते हैं वो कर रहे हैं अवाम की फलाह के लिए। लेकिन देखिए, 2/3 मेजॉरिटी जो है ना होने के बावजूद भी आईनी तरमीमें हुई है, ठीक, तो जो हुकूमत ने चाहा है वो तो किया है ना। राइट और रॉन्ग किस तरीके से किया है वो भी सबको पता है, हम उस पर नहीं पढ़ते। हाँ, अब इनके लिए रास्ता जो है और आसान हो गया है, क्योंकि अब जैसा कि आपने कहा है कि ये जो रिजर्व सीट्स हैं इनकी एलोकेशन जो होगी, बल्कि बंदर बांट जब होगी इन पार्टीज के दरमियान, वो एक बिल्कुल हंसी वाली बात है कि जी एक पॉलिटिकल पार्टी जिसकी एक सीट है उसको रिजर्व 2 सीटें मिल रही है। ये हकीकत है, आप देख लीजिए जो एलोकेशन होने जा रही है। बिल्कुल तो ऐसे। ये एक हालत जो बंदर बांट होगी, तो बिल्कुल उसके बाद आईनी तरमीम करना इनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और आईनी तरमीम की बाज़गश्त जो है वो मुल्क की फजाओं से हमें आ रही है। आईनी तरमीम के साथ साथ अगर हम बात करें तो, अगर अभी जिस तरह पहले बात करें हैं, आइंदा इंतखाबात में शफाफियत, सियासी तवाज़ुन पर अवाम का एतमाद, सर ये तो मजीद, पहले इतनी सिचुएशन क्रिएट हुई है, ये तो मजीद मजरू होता आपको नजर नहीं आएगा इस तमाम तर सूरत हाल में? काजी साहब, और क्या मजरू होना है, लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्वालिटेटिव फर्क तो पड़ता है बिल्कुल। अब ये आईनी तरमीम क्या लाने जा रहे हैं, जितने भी हल्के हैं, पॉलिटिकल हल्के, सियासी हल्के या मीडिया के लोग, वो इसी की बात कर रहे हैं कि जी इस मुल्क में एक और 27वीं आईनी तरमीम आ रही है। और कुछ स्पेकुलेशन भी है, मैं स्पेकुलेशन में नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक फंडामेंटल शिफ्ट जो है वो गवर्नेंस में आएगा, और मजीद अपनी पोजीशन जो है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत सारे इकदाम जो हैं इनके सामने पड़े हुए हैं। अब इनको महीना लगता है, 2 लगते हैं, 3 लगते हैं, उनको फाइनलाइज करके ये पार्लियामेंट में लेके जाएंगे। लेकिन बिल्कुल सही है, उनके पास मेजॉरिटी है, वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन ये जो कुछ करने जा रहे हैं वो मुल्क की बका के, मुल्क के मफाद के लिए बिल्कुल बिल्कुल फायदेमंद नहीं है, बल्कि बहुत नुकसानदेह होगा।
आपको लगता है कि ये फैसला किसी नए सियासी सेटअप या कौमी मफाहमती अमल जिसको नेशनल रिकन्सिलिएशन कहा जाता है उसका कोई पेश खैमा है, कोई उसको आप इसके साथ लिंक होते देखते हैं? देखिए जी, नेशनल रेकन्सिलिएशन तो अब इस वक्त पीटीआई के अलावा कोई और बड़ी पार्टी तो बाहर नहीं है ना। इस वक्त जो कोalition है, इस वक्त जो मुल्क के ऊपर रूल कर रही है, तो नेशनल रेकन्सिलिएशन तो अगर आप बात करेंगे तो उसमें फिर पीटीआई के साथ बातचीत की बात आती है ना, कि पीटीआई को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की जाएगी। वो पता नहीं किस तरीके से लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरे जैसा बंदा जो कि हमेशा एक मॉडरेट अप्रोच रखता है, मैंने तो हमेशा बातचीत की बात की है, मैंने तो हमेशा डायलॉग की बात की है। आप उस मेरे आपके प्रोग्राम में भी मेरा ख्याल आया होगा यही बात जी। करने, बाकी भी जहां भी जाता हूँ डायलॉग की बात करता हूँ। बल्कि मैं यहाँ तक गया हूँ कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बातचीत जो है वो नागुज़ीर है, इनएविटेबल है, क्योंकि इसके बगैर जो है मुल्क में अमन जो है वो लॉन्ग लॉन्ग टर्म अमन जो है वो कायम नहीं हो सकता। तो ये जैसे भी करें, अगर देखना होगा, अब इंतजार करना होगा कि जी ये सारा कुछ मिलने के बाद, इन तमाम सीटों की बंदरबांट के बाद इनके पास अब बड़ी कंफर्टेबल मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी आ जाती है, तो ये उस मेजॉरिटी को कैसे इस्तेमाल करेंगे? क्या कोई पॉलिटिकल रेकन्सिलिएशन की बात करेंगे, या फिर ये है कि पॉलिटिकल स्ट्रेंगुलेशन की बात करेंगे, अपना अपना जो इनका जो होल्ड है उसको मजीद मजबूत बनाने के लिए ये और जो डिक्टेटोरियल किस्म की पॉलिसीज जो है वो बनाने चाहेंगे। तो ये बिल्कुल। काजी साहब थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इस वक्त तो स्पेकुलेशन के जुमरे में हम बात कर सकते हैं, और मैं नहीं चाहूंगा कि हम उस जुमरे में बात करें। वेरी कुछ थोड़े से राइट। लेकिन रऊफ साहब, लेकिन इसमें अगर एक दो और चीज़ें थी, अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो उसमें यह है कि क्या ये अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई पस पर्दा कोई मफाहमत या कोई सियासी एजेंडा इस फैसले की बुनियाद बना? क्यों मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि अब 27वीं आईनी तरमीम की बातचीत हो रही है, और जब से ये फैसला आया है और ये बाज़गश्त है इस्लामाबाद में, पूरे पाकिस्तान में, कि 27वीं आईनी तरमीम होने जा रही है, इसको आप कैसे फिर एनालाइज करेंगे? देखिए, आपने लफ्ज अदलिया इस्तेमाल किया है। मेरा कॉन्क्रीट क्वेश्चन आपसे ये है कि अदलिया कहाँ है? अदलिया को तो दफना दिया ना 26वीं आईनी तरमीम के बाद। अदलिया तो अब एग्जिस्ट नहीं करती है। तो कुछ लोग जजेस बैठे हैं जिनको वो जुडिशल कमीशन के जरिए, जिसमें कि हुकूमत की न्यूमेरिकल मेजॉरिटी है, तो वो जब जिसको चाहते हैं अपॉइंट करते हैं और अपना जज लाते हैं, उन्हीं अपने जजों से अपनी किस्म के फैसले लेते हैं। इट्स अ वेरी सैड सिचुएशन। तो अदलिया नाम की तो कोई चीज, जो कि एक इंडिपेंडेंट पिलर था, ट्राइकोटमी ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट में 3 पिलर्स हैं रियासत के, जिनके ऊपर कि आपकी रियासत का एडिफिस जो है वो खड़ा होता है। आपकी लेजिस्लेचर है, आपकी एग्जीक्यूटिव है, और आपकी अदलिया। अदलिया खत्म हो चुकी हुई है। लेजिस्लेचर जो है वो हमेशा एग्जीक्यूटिव के घर की बांधी रही है ट्रेडिशनली इस मुल्क में, आप जानते हैं। तो इस वक्त सिर्फ एग्जीक्यूटिव है, और वो अपने ऑर्डर्स के जरिए जो है वो मुल्क का निज़ाम चला रही है। ऐसे निज़ाम नहीं चलता। और आपके सामने है कि जो हालात है मुल्क के, वो कुछ बेहतर नहीं हो रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली वो खराब हो रहे हैं। और 27वीं आईनी तरमीम की बात आपने की है। अब देखना पड़ेगा कि 27वीं आईनी तरमीम में ये क्या चाहते हैं। जैसा कि मैंने अर्ज किया ना कि आपने ये बात की है कि जी को रेकन्सिलिएशन, ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन नाम की कोई चीज, मुझे नहीं नजर आता कि इस किस्म का कोई काम ये करने की कोशिश करेंगे। मुझे नजर आ रहा है कि जी ये अपना जो इनका जो इस वक्त होल्ड है उसको मजीद टाइटन करने के लिए, और ये जी मजीद टाइटन करने के लिए ये कुछ और चेंजेस जो हैं वो पाकिस्तान के आइन में करें। वो तो उसका तो शक्ल बिगड़ चुकी हुई है ऑलरेडी, वो रिकग्नाइजेबल नहीं है, तो पता नहीं अब और क्या उसमें चेंजेस करेंगे। लेकिन बाहर सूरत इरादे इनके यही। बिल्कुल सही। लास्ट मुझे बताइएगा, ये फैसले के बाद पाकिस्तान का जो पार्लिमानी निज़ाम है, ये एक कंट्रोल्ड जमहूरियत की तरफ बढ़ रहा है या बढ़ चुका है, या अब कंट्रोल्ड जमहूरियत ही है पाकिस्तान के अंदर? यार, मैं कोई इसको लफ्ज नहीं देता, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने इसको हाइब्रिड निज़ाम कहा था, और उन्होंने कहा था जी ये बहुत कामयाब जा रहा है। अब हाइब्रिड को आप डिफाइन कर लीजिए। हाइब्रिड ना आईनी है, हाइब्रिड ना कानूनी है, हाइब्रिड ना जमहूरी है, तो वो क्या है? ये उन्होंने, मेरी बात नहीं है, ये आपने सुनी होगी उनकी, और बड़ा उनकी इस स्पीच को बड़ा मतलब बड़ी रेलेवेंस मिली है, मीडिया के ऊपर बड़ी डिस्कस की गई है। सो एक हाइब्रिड निज़ाम है इस मुल्क में। तो हाइब्रिड निज़ाम रऊफ साहब सबको सूट कर रहा है, हाइब्रिड निज़ाम सूट कर रहा है ना जी? कि लुबादा तो जमहूरियत का उड़ा हुआ है, लेकिन अंदर से जो है वो एक डिक्टेटोरियल निज़ाम, एक गैर आईनी और गैर कानूनी निज़ाम इस वक्त।
बिल्कुल ठीक। रऊफ हसन साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का, वेरी ग्रेटफुल। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से जिस वक्त वापस आएंगे तो ज़रा इसी फैसले के लीगल पर्सपेक्टिव्स पे बात करेंगे। आबिद ज़ुबैरी साहब हमारे साथ होंगे, माहिर कानून है, और हसन रज़ा पाशा साहब वंस अगेन माहिर कानून है, इनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, इसका रिज़ल्ट अगर 2/3 अक्सरियत आप हुकूमत को दे रहे हैं तो इसको लेकर बहुत सारी अप्रीहेंशंस हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जिसके बाद जो पाकिस्तान का फ्यूचर है, जो डेमोक्रेसी का फ्यूचर है, जो पार्लिमानी निज़ाम का फ्यूचर है, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता नज़र आ रहा है। एक ब्रेक लेते नाज़रीन, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, मुझे ज्वाइन किया है आबिद ज़ुबैरी साहब ने और हसन रज़ा पाशा साहब ने, दोनों माहिर कानून हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों के टाइम देने का। हसन रज़ा पाशा साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू। सुप्रीम कोर्ट का जो पिछला फैसला था उसको कलअदम करार देना, ये अदालती नज़ीरों, प्रेसिडेंट के असूलों के ख़िलाफ़ या उनसे इनहराफ है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कह रही है। उन्होंने कहा जी पहले एक फैसला किया था, अब उसी फैसले के खिलाफ एक और फैसला आया है जो कि पिछले फैसले के जो उसकी प्रेसिडेंट थे उसके असूलों से इनहराफ करता है। पहले तो मुझे इस पे क्लैरिटी दीजिएगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया। देखिए, वो तो है एक पॉलिटिकल स्लोगन के असूलों के खिलाफ है। आइन में और कानून में दिया गया है कि रिव्यू पिटीशन फाइल हो सकती है किसी भी फैसले के खिलाफ। उसमें टाइम फ्रेमवर्क दिया गया कि आपने एक जो जजमेंट या ऑर्डर आया है उसको रिव्यू करने के इतने दिन के अंदर अंदर आपने रिव्यू करना है। वो तो कोई ऐसा गैर कानूनी फेल या गैर आईनी फेल नहीं है। ये एग्रीड पार्टी का राइट है कि वो रिव्यू के लिए पिटीशन फाइल कर सकता है। अब आते हैं कि क्या इस फैसले से अब दो राय हैं। जिनके हक में हुआ है वो कहते हैं जी कमाल हो गई है, अदल का बोलबाला हो गया है, और जिसके खिलाफ हुआ वो कहता है जी कि ये तो नज़ायर के खिलाफ है और ये बहुत बड़ी ज्यादती हुई है और आइन शिकनी हुई है, गैर कानूनी काम है। लेकिन हमने इन दोनों चीज़ों से हट के देखना है कि इस फैसले के क्या मुहर्रकात हैं और क्या सूरत हाल है। नॉर्मली ये होता है साहब कि रिव्यू पिटीशन अलाउ नहीं होती, 99% रिव्यू पिटीशन खारिज होती हैं। एक तो ये बात है। 1% रिव्यू पिटीशन जो है, चूंकि आइन और कानून में रिव्यू की प्रोविजन है, इसलिए अगर कोई ऐसी इलीगैलिटी या ऐसी कोई गलती हुई है तो उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है रिव्यू पिटीशन की हेयरिंग बाद। अब इसमें दो चीजें हैं, इसके दो पहलू है और दो हिस्से हैं जी। मसलन जो पहला फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसके भी दो पहलू हैं कि एक उन्होंने फैसला कर दिया कि वो सीट्स जो है वो डिक्लेयर कर दी कि ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हैं, और दूसरा ये था कि मेंबरान को ये कह दिया था कि विद इन 15 डेज वो रिज्यू कर सकते हैं। अब सब ने इस बात पे बहरहाल एतराज किया कि आइन में 15 दिन की कोई बात नहीं थी। आइन में 3 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन एक्ट के तहत ये इख्तियार दे दिया गया उनको, रिटर्न कैंडिडेट्स को, कि वो अपनी मर्जी की जमात में शामिल हो सकते हैं। तो 15 दिन का चूंकि तो इट अमाउंट्स टू बी रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक। अब मौजूदा है, इसमें भी दो चीजें हैं मेरी समझ के मुताबिक। वो ये है कि पहला फैसला, मैं उस वक्त भी कहता था कि ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं दी जा सकती, उस हद तक तो ठीक है। लेकिन जो है कि उन्होंने इन पार्टीज को तकसीम कर दी हैं, ये भी इट अमाउंट्स टू बी रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि आइन में और इलेक्शन एक्ट में ये जिक्र नहीं है कि अगर किसी जमात को नहीं मिलती सीट तो वो सीटें लेके किसी और जमातों को। ठीक ठीक पॉइंट। इनिशियल आपका कमेंट आ गया। मैं जरा जुबैरी साहब की तरफ भी आऊं। जुबैरी साहब, फर्स्टली सेम क्वेश्चन विद यू कि कहा यह जा रहा है कि जी प्रेसिडेंट के अगेंस्ट गए हैं, पहले एक फैसला आया उसके अगेंस्ट गए। हमने ये भी देखा कि कहा गया जी पहले जो फैसला था वो फुल कोर्ट का था, फुल कोर्ट के अलावा अगर कम जजेस होंगे तो फैसला नहीं हो सकता। आपकी क्या इसके ऊपर व्यू है? पहले जरा वो दीजिएगा, फिर आगे जरा इसको लेकर चले जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे बड़ी इसमें जो बात देखने की है और बड़ी मुझे हंसी आती है उस पर,
कि ये फैसला जो भी हो, 12 जुलाई का फैसला आप देखिए कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। अच्छा, और उसकी और रिव्यू भी फाइल हुआ और रिव्यू पूरा इंतजार किया गया इसका। 12 जुलाई 2024 का फैसला था, अब आके वो केस चला, उस पर टेकअप हुआ 26वीं तरमीम के बाद। जो फैसला इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ, उसका रिव्यू चल गया। रिव्यू में सबसे पहले तो कोर्ट को ये देखना चाहिए था कि जी आप ये इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ और आप उस इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन उसका आप रिव्यू कर रहे हैं। फिर रिव्यू भी आप एक छोटी बेंच कर रहे हैं, 13 मेंबरान से आपने शुरू की, उसमें ऑथर जजेस ही नहीं थे। चले वो आपने उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की कि जी अब कॉन्स्टिट्यूट 26वीं तरमीम आ गई, अब ये सिर्फ रिव्यू सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही सुन सकता है। चले सुन सकता है, तो आपने 13 जजेस बिठाए, 2 ने उसको डिसमिस कर दिया, शुरू में डिसमिस कर दिया, आपकी बेंच 11 की हो गई। फिर कल एक मौजूद जज साहब ने अपने आप को बेंच से अलहदगी कर ली, आप 10 के हो गए और 10 लोगों ने बैठ के उसको रिव्यू कर दिया 13। क्योंकि देखिए जब माइनॉरिटी हो मेजॉरिटी जजमेंट पूरे जो बेंच की होती है वो मानी जाती है। पहला जजमेंट जो थी वो 13 की थी, रिव्यू कर दिया 10 लोगों ने, क्योंकि आप देखें वहां भी पांच इख्तिलाफ किया है 5 मौजूद जज साहिबान ने। तो देखिए पहले रिव्यू, ये कभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ लेकिन वो रिव्यू हो गया और रिव्यू भी ऐसा हुआ कि जी उसकी सीटें उठा के जिसकी उसके कानून का, देखिए पहले बात हुआ करती थी बेंच की तश्कील को देके हमें, ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरा इंस्टीट्यूशनल कैप्चर हो गया है जुडिशरी का 26वीं तरमीम के बाद। अब क्या ये गेम क्या है, देखिए वो तो मैं कहूँगा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी चाहिए थी, नहीं मिलनी चाहिए थी। हसन भाई ने एक पॉइंट ऑफ व्यू किया, मैं कहता हूँ कि कोर्ट ने उनको क्यों दी, उन्होंने इसलिए दी, और वो रीराइटिंग कॉन्स्टिट्यूशन विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट मैं नहीं समझता हुआ, क्योंकि देखिए ये जुलाई में फैसला हो रहा था, वो 3 दिन का टाइम तो गुजर गया था इलेक्शन के बाद, जब नोटिफिकेशन आ जाता है उसके 3 दिन के अंदर आर्टिकल 51 आपको ज्वाइन करना होता है। आपने जब एक फुल कोर्ट ने एक फैसला किया कि जी ये बल्ले का फैसला हमारा जो भी था उसमें ये नहीं था कि इनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दो, जो इलेक्शन कमिश्नर ने उनको आजाद डिक्लेयर कर दिया वो गलत था, जैसे वो गलत था। उसके बाद जितनी गलतियां इन्होंने की, तो इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को शामिल होकर वो गलती थी नहीं थी, वो गलती इसलिए इन्होंने की क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उनसे कहा था कि आप आजाद हैं, और हम कोर्ट कहता है कि जी हमारा तो ये मतलब ही नहीं था कि आप आजाद हैं। तो आप पीटीआई के इसलिए उनको टाइम दे दिया गया 15, वो आर्टिकल 51 वाला टाइम नहीं था कि इंडिपेंडेंट, वो तो एक था कि जो इलेक्शन कमीशन ने गलती की, कोर्ट के जजमेंट को मिस इंटरप्रेट किया, उसके तहत उनको 15 दिन दे दिए गए। वो 3 दिन, वो 15 दिन आर्टिकल 51 के तहत नहीं दिए गए, वो गलतियां जो की थी जिसकी वजह से आपने उसकी वजह से दिया गया, तो ये उसमें हो गया। तो ये मेरा थोड़ा सा इख्तिलाफ है अपने भाई से सर। अच्छा पाशा साहब, ठीक है, चले मैं आप मान लें, लेकिन जो बादशाह साहब ने दूसरी बात की, मैं पूरा मुत्तफिक हूं उनसे कि आप अच्छा ठीक है, ये आइन एक आर्टिकल 51 कहता है कि आपका पीआर सिस्टम होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें आपके इंडिपेंडेंट आपके साथ शामिल किए जाते हैं, उसके बाद जितनी आपकी सीटें होती हैं असेंबली में उसके तहत आपको वो आप हकदार होते हैं ख्वातीन के और अक़लियतों की सीट के। यहाँ तो वो शामिल ही नहीं हुआ और उनको कहा कि जो सीटें इनकी उनको बांट दो। क्यों? क्योंकि दो ताई अक्सरियत उनको दे दी ताकि आइन में फर्दर तरमीम करें और बेसिक स्ट्रक्चर जो पहले ही तबाह हो चुका है, खासकर जुडिशरी को बिल्कुल ताबे कर दिया गया है, उसको फर्दर कदगन करा के जुडिशरी को बिल्कुल ही अपने नीचे कर दिया जाए। वेरी राइट। अच्छा पाशा साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको सवाल, इसका बेसलाइन जो है कि अब जो इख्तियारात दे दिए गए हैं, अब मेजॉरिटी जो सीट्स हैं वो नून पीपल्स पार्टी के पास आएंगी, 2/3 अक्सरियत उनके पास बन जाएगी, एंड दे कैन, वो जो अभी आप और जुबैरी साहब बात कर रहे हैं ना, री राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो प्रैक्टिकली हम देखेंगे। सर इसमें क्या इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार हासिल है कि वो किसी सियासी जमात को मखसूस नशिस्तों से महरूम कर दे? क्योंकि अब जो हम देख रहे हैं, एक तो ना सिर्फ महरूम किया, उसके ऊपर मोहर लगा दी गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, फिर इसका एंड रिजल्ट तो जो एक कंट्रोल डेमोक्रेसी की हम लोग बात करते हैं, तो फिर वही होगा इस पाकिस्तान में, और क्या होगा? देखिए काई साहब, इलेक्शन कमीशन के पास बहरहाल इख्तियारात तो हैं, इनको मिले हुए हैं, आइन में भी हैं और इलेक्शन एक्ट के जरिए भी उनके पास इख्तियारात हैं, उसमें तो कोई नहीं है। अब इस इख्तियारात का इस्तेमाल प्रॉपर होता है या नहीं होता, ये क्वेश्चन है। अगर कोई इख्तियारात का इस्तेमाल प्रॉपर करता है तो वो तो ठीक है, और अगर प्रॉपर नहीं करता तो उस पर ऑब्जेक्शंस आते हैं, और जिस तरह के अब आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को जिस तरह के एक आज़ाद इदारा होना चाहिए, उस हवाले से अपना किरदार अदा करना चाहिए हमेशा के लिए, पहले भी, अब भी और आइंदा आने वाले सालों में भी। अदरवाइज जो इदारों का तकद्दुस है वो तो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, लेकिन मुझे फिर पाशा साहब ये भी बता दें कि आईन पाकिस्तान, जिसकी हम लोग सारे मानते हैं, उस पर आप लोग तो उसके सरबराह हैं,
क्या किसी सियासी जमात को पार्लिमानी हैसियत सिर्फ बराह रास्त नशिस्तों पर कामयाबी से मशरूत की जा सकती है या हो सकती है? देखिए, इसमें भी दो चीज़ें हैं। टेक्निकली तरीके इंसाफ को नॉकआउट किया गया और वो इस वजह से कि उनसे बल्ले का निशान लिया गया, ये कह के कि ये इनके पास इन्होंने इलेक्शंस जो है वो सही तरह से इंट्रा पार्टी इलेक्शंस सही तरह से नहीं करवाए। अब ये इख्तियार फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद है कि वो किसी भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन को उसको डिक्लेयर कर सकता है कि ये सही है या ये बिल्कुल ही गलत है, और उस बुनियाद पे निशान वापस लेने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। मैं एक जनरल इन नेचर बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने पीटीआई का निशान लेके बहुत अच्छा किया या पीटीआई का निशान लेके गलत किया। हाँ। लेकिन मैं उस इख्तियार की बात कर रहा हूँ जो आइन और कानून ने उनको इख्तियार दिया हुआ है, वो बिल्कुल है कि वो निशान वापस ले सकते हैं एज पनिशमेंट कि आपने इलेक्शन कराना था एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर आपने। ठीक ठीक हाँ ठीक। जुबैरी साहब, आपके लिए एक ब्रेक है, लेकिन मैं आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूं कि क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जरिए मखसूस नशिस्तों का दावा करना कानूनी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए दुरुस्त रास्ता था? क्योंकि ये भी इस वक्त एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जी ये जो वे निकाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, ये रास्ता दुरुस्त नहीं था। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, आबिद जुबैरी साहब से इस पर जवाब लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, मेरे साथ हैं आबिद जुबैरी साहब और हसन रजा पाशा साहब। जुबैरी साहब, आपके लिए सवाल छोड़ गया था, क्या ये फैसला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जरिए मखसूस नशिस्तों का दावा करना कानूनी तौर पे क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए दुरुस्त रास्ता था? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये उनके लिए दुरुस्त रास्ता नहीं था। अगर आप वो बात मान लें कि जी उनके साथ जो ज्यादतियाँ हुई इलेक्शन में, फॉर्म 47, ये वो सारी बातें एक तरफ रख के, वो मैं समझता हूँ कि उन्होंने पहले जो फैसला किया था वो एक और जमात थी, वहदत मजलिस वहदत जमात थी, जो उसमें शमूलियत उन्होंने की क्योंकि उसकी प्रेजेंस थी, वो पार्लियामान का हिस्सा थी। जनाब आगा नासिर साहब शायद उनके सरबरा हैं, तो वो अगर उसको उसमें शमूलियत है किसी और पार्टी जिसकी पार्लियामान में मौजूद थी, उसको अगर शमूलियत इख्तियार करते तो वो इनके लिए बेहतर होता। मुझे तो ये भी नहीं समझ आया क्या कि इन पे क्या पाबंदी थी कि अपने आप को कहते कि जी हम डिक्लेयर अपने आप को कहते कि जी हमें रिकग्नाइज करो इस पीटीआई इलेक्शन कमीशन से। ये भी एक सवाल था। तो मैं समझता हूँ वो तो अगर आप बाकी चीजें साइड कर दें, इलेक्शन कमीशन के फैसला गलत है, वो सारी चीज़ों को अलग करके, मैं समझता हूँ इनका ये फैसला सही नहीं था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होना, जिसकी खुद कोई मौजूदगी नहीं है। उनके जो सरबराह थे वो खुद एक आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़े थे। तो और दूसरी बात, एक और बात भी है, इलेक्शन लॉज की जिक्र हुआ, इलेक्शन रूल्स का जिक्र हुआ, उसके तहत तो फिर आपको इलेक्शन से पहले अपनी रिजर्व सीट्स के ऊपर जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी लिस्ट भी देनी होती है, और वो भी मेरे ख्याल से इन लोगों ने नहीं दी, ना हामिद रजा साहब ने दी अपने उसके, तो वो एक इशू था। लेकिन इन सबको उन्होंने कोर्ट ने जो अक्सरियत की फैसला था, फुल कोर्ट का जो फैसला था, फुल कोर्ट के फैसले में ये बात आई कि जी क्योंकि इनके इलेक्शन कमीशन ने ये गलत ऑर्डर पास किया जिसकी वजह से इन्होंने ये सब चीजें की, तो इनकी गलती की जिम्मेदारी खुद नहीं थी, ये गलती की जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान था। इस वजह से जो गलत, तो ये बात उन्होंने कर दी। लेकिन अब आप उसे कहें कि जी, अब लोगों ने आर्ग्यू किया कि जी वो तो उनको आप तक प्रोपेगेंडा जो हुआ उस फैसले के बाद 12 जुलाई के बाद, और हमारे हाइब्रिड सिस्टम ने उसको, जो खुद मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमारी एक हाइब्रिड सिस्टम है, मैं उनके अल्फाज दोहरा रहा हूँ कि उसके अंदर तो उन्होंने इम्प्लीमेंट ही नहीं होने दिया उस फैसले को। तो आप उनको नक्शिस्तें तो देते हैं, कोर्ट का फैसला इंप्लीमेंट करते हैं, हाँ सब्जेक्ट टू रिव्यू आता तो वो उनकी सीटें वापस ले ली जाती। लेकिन जुबैरी साहब जो आप बात कह रही हैं, ख्वाजा आसिफ साहब वाली बात भी, हाइब्रिड सिस्टम, लेकिन फिर सवाल ये है कि क्या जो अभी बात पहले पाशा साहब बात कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन को क्या ये राइट है कि वो मखसूस नशिस्तें दोबारा लॉट करने का आईनी और कानूनी इख्तियार हासिल है? क्योंकि ये भी अब डिबेट है कि उनको है या नहीं। पाशा साहब तो कहते हैं, लेकिन क्या आईनी, अगर हम बात करें इस हाइब्रिड निज़ाम में, क्या ये राइट है किस तरह है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो डिसीजन आया है और जो डायरेक्शन है इस वक्त पार्लियामेंट की और जमहूरियत की, वो तो अपेरेंटली एक बहुत अनकॉल्ड फॉर फैसला आया है जिसको शायद पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए हजम करना बड़ा मुश्किल हो।
देखिए, मैं इस फैसले को इसके साथ बल्कि उससे बुरा फैसला कहता हूं जो मौलवी तमीजुद्दीन खान का फैसला था। ये फैसला मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल, उस अपील को अलाउ कर देना, सुप्रीम कोर्ट के अपने ही फैसले को सेट असाइड कर देना, बल्ले का फैसला, ये हमारी जमहूरियत को इन फैसलों ने तबाह कर दिया। और 26 को जिसको चैलेंज किया गया, आज तक उस केस की सुनवाई ना करना फुल कोर्ट में। तो ये सारी चीजें हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमारे यहाँ जमहूरियत बिल्कुल खत्म हो गई है। कंट्रोल जमहूरियत कहिए क्या, जमहूरियत देखिए, जमहूरियत देखिए मेरा मेरा आपका हसन भाई का राइट हो कि मैं अपने मर्जी के लोगों को मुंतखब करूं इलेक्शन के थ्रू, ये जमहूरियत होती है। यहाँ तो आपने देखा कि वो जो लोग केसेस जो सीटें जीते, उनके उनके तो रिजल्ट चेंज हो गया। कराची के एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है, जो पार्टी यहाँ जीती उसकी एक सीट भी नहीं है कराची में। तो ये सारी चीजें हमने फिर भी चले बर्दाश्त किया कि ये हो गया, लेकिन ये सारा गेम हुआ था 26वीं तरमीम को, क्योंकि कोर्ट कंट्रोल करना था कोर्ट को, वो कोर्ट को कंट्रोल कर लिया। आज बताइए कि आप बताइए हमारे चीफ जस्टिस साहब कहाँ हैं सर? सारे केसेस जो भी होते हैं वो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने आ गए। तो अब मैं तो हसन भाई से मैं इख्तिलाफ किया करता था, लेकिन मैं समझता हूँ मैं गलत था, ये सही थे। ये कहा करते थे कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होना चाहिए, तो मैं इनकी शायद बात मानूं कि जी 27वीं तरमीम ला के कर दें, ताकि ये जो एक सुप्रीम कोर्ट वैसे ही फारिग हो गया, एक अपनी मर्जी का अपना कंट्रोल कोर्ट बना दिए, जहां जो आपके फैसले होंगे, क्योंकि देखिए ज्यादातर पिटीशन जो होती है वो सरकार के खिलाफ ही होती है। वहां मैं और आप लोग जाके उससे लेते हैं, लेकिन अब हमें वहां से इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। सिविलियन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसको आइन की पासदारी करनी है, और फिर आप देखिए कोर्ट में हसन भाई भी जज रहे हैं। आप बताइए, इनकी बड़ी इज्जत थी और इन्होंने कभी वकीलों से बदतमीजी की, या मिसकॉन्डक्ट कल हामिद खान साहब के साथ जो हुआ है, या किसी वकील के साथ भी अदालत में होता है, वो उसके साथ उसको, और वो भी इतने सीनियर वकील के साथ, ये मिसकॉन्डक्ट के जिम्मे में नहीं आता। तो ये भी चीजें हैं। हम तो कुछ कर रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हसन पाशा साहब से कि वो इस पे कोई स्टेटमेंट तो इशू करें कि जो कल फैसला हुआ, अगर हसन भाई कह रहे हैं कि जी ठीक है, वो सुन्नी इत्तेहाद को नहीं मिलनी चाहिए, दूसरों की इस तरह का स्टेटमेंट तो आना चाहिए। मैं तो निकाल दूंगा एक स्टेटमेंट, लेकिन आपकी अक्सरियत है पाकिस्तान बार मैं आपके फोरम से इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसको डिनाउंस तो करें कि जमहूरियत को खत्म करके रख दिया इस मुल्क में सर। तो आप रैप अप ही कर दीजिए कि जी केस नहीं आएगा, जो आएगा ऑटोमेटिकली सरकार के फेवर। देखिए, जिस माशरे में सरकार के खिलाफ जजमेंट्स नहीं आती, वो माशरा खत्म हो जाता है, क्योंकि आपके पास रिलीफ, मेरे और आपके पास हमारे कोई कॉन्टेक्ट नहीं होते। हमारा होता है अदालत में मालूम होता। देखिए, अदालत हमें मालूम था, मैं शुरू से कहता रहा हूं, आप उठा के देखने में जो कि ये रिव्यू होगा और ये सीटें भी उनको दी जाएंगी। मिलिट्री कोर्ट्स में भी ये था कि वो मिलिट्री कोर्ट्स में भी सिविलियन ट्रायल अलाउ किया जाएगा। अब हमें पता होता है केस का क्या फैसला आना है। बेंच की आप कॉन्स्टिट्यूशन देखें, हसन भाई बहुत नाराज हुआ करते थे सर से, एक जमाने बड़े भाई क्या कर सकते हैं कि जी ये बेंच अपनी मर्जी के पिछले चीफ जस्टिस बनाते हैं। आप बताइए, मैं इनसे पूछता हूं कि अब क्या हो रहा है? आप बेंच की जरा ये लेते हैं, ये जवाब जरा हसन रजा पाशा साहब। पहली दफा मेरे सामने तो ये शायद पहली दफा अब ये हो रहा है, आप कंट्रोल डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, आप कंट्रोल्ड कोर्ट्स की बात कर रहे हैं। ये जो फैसला है, क्या ये फैसला पार्लिमान की साख्त, इख्तियारात में एक ऐसी गैर मतवाजन तब्दीली का सबब आपको नहीं लगता बनेगा, जिसके बाद जमहूरियत हो या जो अभी कंट्रोल डेमोक्रेसी, कंट्रोल्ड कोर्ट्स, कंट्रोल डिसीजंस की बात हो रही हैं, ये और ज़्यादा होंगे, और जिस कोशिश या जिस आईने पाकिस्तान की आप, मैं, जुबैरी साहब, हम लोग बात करते हैं, वो हम कहीं पीछे जाते देखेंगे इसको? काजी साहब, पहले तो मैं अपने भाई जुबैरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कुछ उन्होंने याद दहानी मुझे करवाई कि पहले ये होता था, अब ये है, और पोस्ट का बर्डन मेरे जैसे छोटे बंदे के कंधों पे डाल दिया। अब मैं इतना बाख्तियार नहीं हूँ, मैं तरह एक मेंबर हूँ आम, जिस तरह आप भाई साहब बाइख्तियार तो आप बहुत है, अब ये ना करें अब इस वक्त। बहुत है जी। और इनको पता है मेरा कितना इख्तियार है, समझते हैं, ये मेरे भाई हैं, मुझसे बाहर नहीं है ये। तो कहने का मतलब ये है कि एक चीज बहरहाल मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की तारीख में अदलिया ने थ्रू आउट क्या रोल प्ले किया। तो आप वन बाय वन लें, कौन सा मार्शल लॉ है जिसको अदलिया ने एंडोज नहीं किया? कौन सा मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर है जिसके तमाम एक्ट्स को अदलिया ने ऑन नहीं किया और उसको जला नहीं बख्शी? कौन सा ऐसी अदलिया है कि जिसने जमहूरियत में कोई
कील ना ठोंका हो। हर जगह पे ये सूरत हाल मौजूद है। आज भी एक मौका है। मैं कहता हूं कि जब हमारे सियासतदान इनकार करने की जुर्रत पैदा करेंगे, शायद मामला ठीक हो जाए। चले, एक तो हुकूमती इत्तेहाद है, इनको सीटें मिली, इन्होंने ले लेनी है, डन होगी। इसमें एक अपोजिशन जमात भी है। आज वो आगे बढ़े और कहे कि मुझे ये सीट नहीं चाहिए, मेरे जितनी तनासब से मेरी सीटें आई हैं उस तनासब से मेरी ये सीट नहीं बनती, फॉर्म 47 की है, मुझे नहीं चाहिए। काश कि कोई इनकार करे, और जब तक इनकार नहीं होगा काजी साहब, या फिर इनकलाब आए, ऐसा इनकलाब जो डिप्टी कमिश्नर से इजाजत लेके जलसा करना चाहते हो वो नहीं आएंगे। मुजामती तहरीकें ऐसी नहीं होती। या ऐसा इनकलाब आए या फिर कोई इनकार करे। मेरे भाई बड़े बहादुर हैं, बड़ा इल्म फिरासत रखते हैं ज़ुबैरी साहब, मैं इनको भी दावत देता हूँ कि कोशिश करें उन लोगों को, उन अपोजिशन जमातों को कि जिनको अब सीटें मिल रही हैं इस फैसले से, वो इनकार तो करें। नहीं करेंगे, बिल्कुल अभी मैं आपको बता, तो ये सारी चीजें हमने देखनी है और देख रहे हैं। आज वाकई मुझे एक बड़ी स्टेटमेंट लगी है कि इस दौर में हर चीज रिकॉर्ड हो रही है। ऐसे आज नहीं लिख रहा, आज तारीख जो है वो मीडिया लिख रहा है, और हर एक की वीडियो फिल्म बन रही है। मेरी ये बात आप 50 साल बाद भी निकाल के दिखा सके। ये ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लेकिन अपाश साहब इसको जरा थोड़ा सा, मैं जस्ट टू कंक्लूड, मेरे पास बिल्कुल टाइम, ज़ुबैरी साहब, अब ये जो फैसला है इसके बाद ऑपोजिशन का पार्लिमानी किरदार आईनी हदूद के अंदर बाकी रहता है, या हम ऑपोजिशन को बिल्कुल पार्लियामेंट से अब फारिग ही समझें? देखिए, पहली बात तो बादशाह साहब की बात को मैं सेकंड करते हुए करूं कि ये माले गनीमत है। माले गनीमत कौन छोड़ता है? तो ये माले गनीमत उनको दिया गया है, बाकी पार्टीज को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूं अपने भाई की बात से। देखिए, बिल्कुल ऑपोजिशन है क्या? ऑपोजिशन के अब पीटीआई तो अब जमात है ही नहीं अभी इस वक्त। मुझे तो नहीं मालूम कि जो इनके मेंबरान जितने रह गए, जो छोटी मौत उनको भीख में इनको कुछ सीटें दे दी गई हैं सिस्टम के तहत, जो सिस्टम चल रहा है हाइब्रिड सिस्टम के तहत। उनको कहा था इतनी सीटें तुम ले लो, तुम्हें दे दी गई। तुम आए कैसे, तुमने हिम्मत कैसे की इलेक्शन लड़ने? आपने देखा फॉर्म तक तो जमा कर नहीं सक रहे थे, बड़ी मुश्किल से वो लोग लड़े। हमारे भी कुछ दोस्त लड़ रहे थे, हसन भाई के दोस्त लड़े। उनसे पूछे कि किस तरह से उन्होंने फॉर्म जमा किया और उनके साथ क्या क्या हरकतें हुई, उनके घर वालों के साथ क्या क्या हुआ इलेक्शन लड़ने के लिए। तो लेकिन पॉइंट इज ऑपोजिशन है क्या? आप देखिए, ये सारे सब जमा हो गए, ये सारे हाइब्रिड सिस्टम का हिस्सा हैं, सब इसके फायदेमंद है। आपने पूरा मुल्क बांट लिया है, तुम उधर मैं इधर, तुम उधर, जैसे 71 में हुआ, 70 के इलेक्शन में हुआ था, तुम उधर मैं इधर। तो ये इस तरह बढ़ चुका है मुल्क, और उसके अंदर अपने अपना होता है। सिर्फ इस मुल्क में है कि आओ खाओ पियो, तो मतलब कि ये सिस्टम चल रहा है। तो मैं मेरी मुक्तदर हलकों से जो हाइब्रिड सिस्टम को चला रहे हैं, उनसे मेरी दरखास्त है कि हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, आप कुछ और आवाम भी आपकी इज्जत करती है, लेकिन आप सिस्टम को, जमहूरियत को आने दें। कल आपने एक स्टेटमेंट दी, आपने कल एक स्टेटमेंट सुना जो बैठ के फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट को हमारे एक बड़े आला शख्सियत ने दिया है। आप उसको प्लीज इंप्लीमेंट कर दें जो आपने कल। बिल्कुल ठीक है। आबिद ज़ुबैरी साहब बहुत शुक्रिया, हसन रजा पाश साहब बहुत शुक्रिया जी, आप दोनों के टाइम देने का, वेरी ग्रेटफुल जी। नाज़रीन, कुछ हादसे सिर्फ खबरों में नहीं आते, वो सदियों से सोई कौम को झंझोड़ने के लिए आते हैं। सवात की जन्नत नज़ीर वादी में जब चीखें गूंजी, जब मदद की सदाएं बेआवाज़ हो गई, जब पानी के बेरहम थपेड़ों ने 18 इंसान निगल लिए, वो लम्हा सिर्फ एक लम्हा नहीं था, वो हमारे इज्तिमाई ज़मीर का जनाजा था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो लोग जो तफरीह के लिए निकले थे, हंसते मुस्कुराते चेहरे, ज़िंदगी से भरपूर आंखें, चंद लम्हों में खामोश हो गई। ना कोई वार्निंग, ना कोई अलर्ट, ना कोई हिफाजती इंतज़ाम। बस एक लम्हा आया, ज़मीन खिसकी, पानी चढ़ा और हर उम्मीद बहा के ले गया। ये दरिया सिर्फ पानी नहीं ले गया, ये किसी की जवान औलाद, किसी की नई नवेली दुल्हन, किसी माँ की गोद, किसी बाप का सहारा, किसी बहन का मान और किसी बच्चे की उंगली थामे वो हाथ भी ले गया, जो अब कभी वापस नहीं आएगा।
तसव्वुर करें, जब कोई शख्स आखिरी बार मदद के लिए हाथ बुलंद करे और इसे पता हो कि कोई नहीं आएगा। वो लम्हा, वो चीख, वो आंसू किस दफ्तर में दर्ज होंगे, किस फाइल में महफूज होंगे, किस रिपोर्ट में गफलत का खाना भर सकेंगे। यह हादसा हमें सिर्फ रुलाने के लिए नहीं आया, यह हमें जगाने के लिए आया है। कहीं ना कहीं हम सब कसूरवार हैं। हमारी पॉलिसी, हमारा निज़ाम, हमारी बेहसी, हमारा रद्द अमल तब क्यों आता है जब सब ख़त्म हो चुका होता है। हमें खुद से सवाल करना होगा, कब तक हम कब्रों पर फूल चढ़ाते रहेंगे जब जिंदा इंसानों को तहफ़्फ़ुज़ देना हमारी जिम्मेदारी थी। कब तक ये वाक़या किसी और के घर का दुख समझकर भूलते रहेंगे। कब कोई माँ बाप सैर पर जाते वक्त खौफज़दा नहीं होंगे। ये वक्त है, ये दर्द हमारे अंदर ऐसा खंजर बने जो चैन से जीने ना दे जब तक हम कुछ ना कुछ बदल दें। वगरना हर बार सिर्फ चेहरे बदलेंगे, दास्तानें नहीं। सवात आज खामोश है, मगर इस खामोशी में एक तूफान छुपा है। काश हम इससे पहले जाग जाएं कि अगली चीख हमारी अपनी हो। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।